फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशन प्लान पे। ये हमारा प्रथम वीडियो है जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें और अच्छा लगने पर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए किन किन स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन इतिहास के विकास के लिए किन किन कालखंडों में किन किन चीज़ों की खोज हुई। ये सारे बिंदुओं पे हम लोग आज ध्यान केंद्रित करेंगे, इसीलिए आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, इसको हम इतिहास कहते हैं। मतलब यह होता है कि हमारे अतीत में जो भी घटनाएं घटी है उसको हम वर्तमान में पढ़ते हैं, तो इसको हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक यानी इतिहास के पिता किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। और हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो हिस्टोरिका है, और हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत की जानकारी। इसमें हम लोग देखें कि प्राचीन इतिहास के स्रोत की जानकारी, इसका मतलब यह है कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का हमें अध्ययन करने की जरूरत है। तो पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत, उसके बाद से पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि जिसमें लिखित साक्ष्य मिली हो। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है खुदाई, यानी खुदाई के द्वारा जो भी हमें स्रोत प्राप्त हुई है उससे भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब यहाँ देखेंगे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में किन किन स्रोतों की जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, यानी विभाजित किया गया है। पहला भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्य में हमें धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य का अध्ययन करना है, और विदेशी साहित्य में विदेशी यात्रियों का विवरण। बहुत सारे विदेशी हमारे भारत में आए, जैसे फायनसांग, मेगास्थनीज, इबन बतूता, ये सारे यात्रियों का विवरण हमें ये विदेशी साहित्यों में पढ़ना है। अब यहाँ देखेंगे कि भारतीय साहित्य को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है कि धर्म के बारे में पढ़ना, यानी जैसे हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म होते हैं, जैन धर्म होते हैं, बौद्ध धर्म होते हैं, ये सारे धर्मों के बारे में इसमें पढ़ना है। जैसे धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य होते हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इन सारे बिंदुओं पे ध्यान देना है। और ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, तो वेद क्या होता है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, उपनिषद के बारे में पढ़ना है, पुराण के बारे में पढ़ना है, महाकाव्य के बारे में पढ़ना है। और महाकाव्य में कौन कौन से महाकाव्य आते हैं, महाभारत और रामायण। बौद्ध साहित्य में उसी तरह बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, दिव्यवादन, ये सारे टॉपिकों पे हमें अध्ययन करना है। जैन साहित्य में भी कल्पसूत्र, परिशिष्ट, पर्व और भगवती सूत्र, ये सब टॉपिकों पे हमें अध्ययन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ देखे थे कि भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य के बारे में हम लोग देखेंगे किन किन बिंदुओं पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। उसका सेकेंड था धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब होता है कि पहले हम लोग समझेंगे कि धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कोई धर्म विशेष पे हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग कुछ बिंदुओं पे ध्यान देंगे। जैसे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का चर्चा किया गया है। उसी तरह विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट का हर्षचरित्र, कादम्बरी,
पतंजलि का महाकाव्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो आगे आने वाले वीडियो में हम सभी को बताते रहेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ये हम इतना 4-5 बिंदु ये। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़े थे विदेशी साहित्य, यानी विदेशी यात्रियों का विवरण हमें विदेशी साहित्यों में अध्ययन करना है। तो विदेशी साहित्य में क्या कौन कौन है, तो जैसे मेगास्थनीज हो गया, हेरोडोटस, निरियाकस, ये तीनों विदेशी यात्री जो है ये कहाँ के लेखक थे, यूनानी लेखक थे। उसके बाद फाहियान है, वेन्सांग है, इत्सिंग है, ये सारे ये भी चीनी लेखक थे। और उसके बाद इब्न बतूता, अल-मसूद, ये कहाँ के लेखक थे, अरबी लेखक थे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए, हेरोडोटस किसके शासनकाल में, फाहियान किसके शासनकाल में आए, वेन्सांग किसके शासनकाल में। ये सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राचीन भारत इतिहास का विकास, यानी प्राचीन इतिहास का विकास किस कालखंड में कैसे कैसे हुआ, यानी किस कालखंड में किस चीज़ की खोज हुई, इन सारे बिंदुओं पे हम ध्यान देंगे। जैसे हम देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, उसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध मिले थे हुआ था। जैसे कि उदाहरण के लिए पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अब यहाँ पे समझेंगे कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, मतलब कोई भी चीज़ लिखित रूप में नहीं मिला, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। कहीं कहीं खुदाई में बहुत सारे स्रोत मिले, जैसे अभिलेख, स्मारक, भवन, मुद्रा यानी सिक्के, चित्रकला, मूर्तियाँ, मुहरे आदि। इन स्रोतों से हमें प्राचीन इतिहास का विकास हुआ। उसके बाद है, अब यहाँ पे देखे थे उदाहरण, यानी पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जिस मानव जो अपने जीवन में जिस चीज़ का ज़्यादा उपयोग किए, यानी उस समय पत्थरों का ज़्यादा उपयोग करते थे, इसीलिए उस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले थे, परंतु उसको कोई अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी कोई पढ़ा अभी तक नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति। ये हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति का भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध थे, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि साहित्यिक साक्ष्य यानी जो भी लिखित साक्ष्य था उसको पढ़ा जा सका था। ये हम लोग देख रहे थे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए पाषाण काल। पाषाण काल वह काल होता है जिस कालखंड में मानव अपने जीवन के लिए, जीवन के उपयोग के लिए पत्थरों का उपयोग किया करते थे, इसे ही पाषाण काल कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। क्या है, भारत में प्रागैतिहासिक काल के संबंध में अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। सेकेंड पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर 1820 में जर्गनेस थॉम्सन, क्या नाम है, जर्गनेस थॉम्सन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में विभाजित किया था। किसको, प्रागैतिहासिक काल को ही, यानी उसमें पाषाण काल में पड़े और पाषाण काल को ही पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में बांटा। किसने बांटा था, 1820 में जर्गनेस थॉम्सन ने। सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम कांस्य युग सभ्यता के रूप में जानते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये पॉइंट जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे।
उसके बाद है पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। पाषाण काल के बारे में भी पढ़े। पाषाण काल होता क्या है, तो पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण के टाइम पीरियड को हम देखेंगे कितने से कितने बीसी तक चला। तो पुरापाषाण काल 25 लाख से 10,000 बीसी का टाइम पीरियड था। मध्यपाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 बीसी से 4,000 बीसी और नवपाषाण काल का टाइम पीरियड 4,000 बीसी से 1,000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर सेंचुरी। अब यहाँ पे देखेंगे कि पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब नेक्स्ट देखेंगे कि पुरापाषाण काल में गुण यानी लक्षण क्या क्या थे, किस किस प्रकार के औजार बनाए गए थे, बहुत सारे स्थल मिले थे, उस स्थल से क्या क्या खोज हुई थी, ये सब देखते हैं। तो पुरापाषाण काल में देखेंगे कि आखेटक, मतलब पुरापाषाण काल में आखेटक यानी जो मानव जो थे वो आखेटक करते थे यानी शिकारी करते थे। खाद्य संग्रह यानी भोजन के लिए जब एक क्षेत्र से अगर जानवर खत्म हो जाते थे तो दूसरे क्षेत्र में शिकारी करने के लिए, आखेटक करने के लिए जाते थे। तो खाद्य संग्राहक के रूप में पुरापाषाण काल में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिले, यानी पुरापाषाण के जो लोग थे वो कृषि से और पशुपालन से अभिज्ञ नहीं थे। पुरापाषाण काल में आखेटकों के शिकारी, खाद्य संग्रह, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। मध्यपाषाण काल में आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में पशुपालन की शुरुआत, यानी पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी और पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। मध्य पाषाण काल में पहला जानवर कौन था, तो कुत्ता को ही पालतू जानवर बनाया गया था। नवपाषाण काल में इनके गुण थे कृषि, पशुपालन की शुरुआत, समाज की अस्थायी निवास प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण में क्या था कि कृषि की साक्ष्य मिले, पशुपालन का विधिवत शुरुआत हो गई थी, समाज की स्थायी निवास प्रारंभ, यानी कहने का मतलब यह है कि कृषि का जब साक्ष्य मिला तो कृषि करने के लिए लोगों को एक अस्थायी निवास करने की जरूरत रहती थी। क्योंकि अगर कहीं भी हम खेती करते हैं तो उस खेती फसल उगाने के लिए, अगर फसल है उसमें तो उसको देख रेख करने के लिए हमें वहाँ पे रहने की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए लोगों को कृषि के द्वारा एक समाज की अस्थायी निवास प्रारंभ रहना शुरू कर दी। उसके बाद देखेंगे औजार। पुरापाषाण काल में औजार कैसे बनते थे, किससे बनते थे, तो क्वार्टजाइट से, शंख से, ब्लेड से आदि धातु के द्वारा औजार बनाए जाते थे। मध्यपाषाण काल में औजार जो है माइक्रोलिथ एक पत्थर है जो एक सूक्ष्म प्रकार के होते हैं, छोटी छोटी पत्थरों को हम माइक्रोलिथ कहते हैं, उससे क्या होते थे, औजार बनाए जाते थे मध्यपाषाण काल में। फिर उसके बाद नवपाषाण काल में औजार स्लेट के बने होते थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि पुरापाषाण काल में स्थल जो है अतिरमपक्कम यानी तमिलनाडु में है, अतिरमपक्कम एवं हथनोरा जो है एमपी में है, से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुई थी। मतलब पुरापाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल जो है अतिरमपक्कम जो तमिलनाडु में है एवं हथनोरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सेकेंड पॉइंट है महत्वपूर्ण स्थल में, ये सेकेंड पॉइंट है भीमबेटका जो एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो तीनों कालों के प्राप्त है, तीनों कालों से वो प्राप्त है चित्रकारी। उसके बाद मध्यपाषाण काल में देखेंगे कि महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, तो आदमगढ़ यूपी में है और बागोर जो है राजस्थान में है। तो आदमगढ़ और बागोर से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले। मतलब कहने का मतलब यह है कि पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, तो आदमगढ़ यूपी से और बागोर राजस्थान से। सेकेंड पॉइंट है कि मानव अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी यूपी के सराय नाहर राय एवं मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुई। अब हम यहाँ देखेंगे कि मानव का अस्थिपंजर का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई,
तो प्रतापगढ़ के यूपी के सराय नाहर राय एवं मदहा के स्थान से प्राप्त हुई थी क्या, मानव के अस्थिपंजर। उसके बाद हम देखेंगे खोज। तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुई थी, लेकिन पूर्णतः उपयोग पता नहीं था। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, लेकिन उसका पूर्णतः उपयोग कैसे होता है वो मानव को पता नहीं था। उसके बाद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में भी आग का व्यवहारिक रूप मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ। मतलब आग का व्यवहारिक उपयोग जो होता है वो मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था। अब हम नवपाषाण काल के बारे में देखेंगे कि नवपाषाण काल में हम देखें कृषि पशुपालन की शुरुआत, समाज की अस्थायी निवास प्रारंभ हुई थी, स्लेट के बने औजार मिले। महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं नवपाषाण काल में कि बुर्जहुम कहाँ पे है, तो कश्मीर है। तो बुर्जहुम से अनेक गर्तवास का मतलब होता है कि गड्ढे में रहने का साक्ष्य मिला। एवं मृदभांड का मतलब होता है कि मिट्टी के बने हुए बर्तनों का साक्ष्य मिले। उसके बाद मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला था। क्या मिला था, तो बुर्जहुम से अनेक गर्तवास यानी गड्ढे में रहने का साक्ष्य एवं मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य एवं मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य बुर्जहुम से मिला था। और बुर्जहुम कहाँ पे है, कश्मीर में है। चिरांद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिरांद जो हमारे बिहार से रिलेटेड है, तो चिरांद यानी बिहार के सारण जिले में स्थित एक स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डियों और पत्थरों से बने औजार मिले हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बने होते हैं। अब देखिए नवपाषाण काल में खोज क्या हुआ था, पहिए की खोज हुई थी। पहिए किस चीज की खोज, पहिए की खोज किस काल में हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि का खोज विधिवत नवपाषाण काल में हुई थी और समाज का एक निवास, अस्थायी निवास का प्रारंभ भी नवपाषाण काल से हुई थी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। चावल का प्रथम प्रमाण कहाँ, कुल्डीवा कहाँ पे, इलाहाबाद। जो इलाहाबाद का अभी नया नाम क्या है, प्रयागराज। तो चावल का प्रथम प्रमाण कहाँ से, कुल्डीवा से प्राप्त हुआ था। और मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम हथियार क्या थी, कुल्हाड़ी। मतलब मानव जो है सबसे पहले किस हथियार का यूज किया था, तो कुल्हाड़ी का यूज किया था। और एक और पॉइंट होता है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला सबसे प्रथम धातु कौन सा थे, तो धातु कौन सा था, प्रथम धातु मानव द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम धातु था तांबा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। फिर इसका पार्ट 2 जब हम पढ़ाएंगे तो जैसे पुरातात्विक स्रोत में स्मारक, भवन, मुद्रा यानी सिक्के, चित्रकला, मोहरे, etc. ये सब आदि पे कुछ पॉइंट जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पॉइंट को हम नेक्स्ट पार्ट 2 में जब हम लाएंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत, उसमें हम जो भी पॉइंट बचा हुआ है, जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आती है, अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज के लिए यही